वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। DSSP-PRT के लिए NIOS के नोट्स की समरी है ये। इसका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज है ये यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड का नेम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा। सेकंड पार्ट है ये। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का पहले प्राचीनतम शिक्षा थी, अभी है प्रारंभिक शिक्षा। तो यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ये आर्टिकल 45 में लिखा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए 10 सालों के भीतर। इसे याद रखिएगा। फिर है स्वतंत्र भारत में बनाए गए मुख्य शिक्षा आयोग। भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद में कुछ मुख्य शिक्षा आयोग बनाए गए थे, वो निम्न प्रकार है। शिक्षा आयोग पहला था कि राधा कृष्ण आयोग था, ये है जो 1948 से 49 में बना था। फिर है मुदालियर आयोग, ये 1952 में बना था। नेक्स्ट है दुर्गाबाई देशमुख समिति, ये 1958 में बनी थी। फिर है कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66 में बनी थी। तो ये 4 आयोग हैं जो शिक्षा से संबंधित ही स्वतंत्र भारत में बनाए गए थे, भारत स्वतंत्र होने के बाद। और ये जो यशपाल समिति है ये 1992 में इसका गठन किया गया था। नंबर 1 पे था राधा कृष्ण आयोग, जिसकी स्थापना है जो 1948-49 में की गई थी। आयोग का नाम याद रखिएगा और इसका सन भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो राधा कृष्ण आयोग था इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उसका दूसरा नाम क्या था, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा राधा कृष्ण आयोग। और ये इसका सन याद रखिएगा 1948 से 49 हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों और उनमें जो चेंजेस थे उनको करना इस आयोग का कार्य था। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है UGC, इसकी स्थापना है राधाकृष्ण आयोग के गठन के दौरान की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट शिक्षा आयोग है मुदालियर शिक्षा आयोग। इसका गठन है जो 1952 में किया गया था। इसका डेट है जो याद रखिएगा। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। जो राधा कृष्ण आयोग था उसे विश्वविद्यालय आयोग कहते थे। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक शिक्षा, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। इसका गठन है जो 1952 में किया गया था और इसके अध्यक्ष है जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कहीं कहीं पे है जो DS मुदालियर भी लिखा होता है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी ना लिखकर DS स्वामी मुदालियर भी लिखा होता है। इस आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें जो कार्य हुए थे उसकी जांच करने के लिए मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। फिर इसमें बताया गया कि जो मुदालियर आयोग था इसमें जो अध्यापक शिक्षा है 2 प्रकार की संस्थाओं, अध्यापक शिक्षा से संबंधित 2 प्रकार की इसमें संस्थाओं। पहली संस्था इसमें बताई गई थी कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जो कि 12th के बाद होना चाहिए और 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। और ये किस लिए बनाए गए थे, तो अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। पहला है प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 12th के बाद होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट था जो संस्था, उसका नाम था माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। ये है जो ग्रेजुएट वाले बच्चे थे उनके लिए बनाया गया था और ये 1 साल का था। लेकिन प्लान है फिर बाद में सोचा गया कि इसको 2 साल बढ़ाने का भी प्लान किया गया। नेक्स्ट समिति है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। इसको है जो दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहते हैं और इसका गठन है 1958 में किया गया था। इसके 2 नाम है, एक नाम है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन और दुर्गाबाई देशमुख समिति। इसका गठन है जो 1958 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी दुर्गाबाई देशमुख ने। इन्हीं के नाम पे इस समिति का नाम भी पड़ा था। इसमें है सह शिक्षा की बात की गई थी कि इसमें लड़कियां और लड़के हैं जो साथ में पढ़ेंगे मिडिल स्कूल स्टेज तक। कब तक पढ़ेंगे, जब तक कि मिडिल स्कूल स्टेज हो जाएगी तब तक पढ़ेंगे साथ में लड़के लड़कियां। बाद में है जो लड़कियों और लड़कों के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, अलग संस्थान बनाए गए थे हाई स्कूल स्टेज में। तो ये पॉइंट है जो याद रखिएगा। लड़कियों के अनुकूल विविध पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। इसमें महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण और रोजगार करने की बात कही गई थी इसमें। तो इसमें लड़कियों से रिलेटेड ज़्यादा कार्य किए गए थे, याद रखिएगा। फिर 4 नंबर पे है कोठारी आयोग।
कोठारी आयोग का डेट याद रखिएगा, ये है 1964 से। 4th नंबर पे है कोठारी आयोग, इसका डेट है जो 1964 से 1966 है। इसमें जो 7 टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था, जो 7 टास्क फोर्स कौन कौन से, जैसे विद्यालय से रिलेटेड शिक्षा हो गई, उच्च शिक्षा हो गई और टेक्निकल शिक्षा हो गई, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड शिक्षा हो गई, इन सभी पर इसमें कोठारी आयोग में बल दिया गया था। और फिर है विज्ञान एक बुनियादी घटक है, ये शब्द है जो किसमें बोला गया था, तो ये हो जाएगा कोठारी आयोग में। विज्ञान को इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। और SUPW को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो SUPW का फुल फॉर्म हो जाता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, इसका फुल फॉर्म है, जो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि कढ़ाई बुनाई और बहुत सारे काम होते हैं जो उससे रिलेटेड इसमें शिक्षा दी गई। विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक और तकनीक अनुसंधान बनाए जाए। और इसमें है जो 10+2+3 कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू किया गया था, ये वाला स्तर है जो याद रखिएगा, 10+2+3 वाला कॉमन स्कूल सिस्टम था इसमें भी। और दुनिया के धर्मों के बारे में जानकारी देना बच्चों को, मौन ध्यान के लिए समूह बनाना, सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, तथा त्रिभाषा सूत्र इसमें भी था। त्रिभाषा में था, मातृभाषा है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी चाहिए, और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए, और अंग्रेजी था। तो 3 भाषाएं थी इसमें, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए, इसमें यह भी बात कही गई थी। फिर इसके बाद आता है यशपाल समिति। तो यशपाल समिति का गठन है जो 1992 में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है गठन तो 1992 करेंगे, और प्रकाशित है बोलता है तो 1993 करेंगे। इन डेट को याद रखिएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन ये स्लोगन है जो यशपाल समिति में दिया गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था यशपाल समिति बनाने का, तो शैक्षणिक बोझ को कम करना था। तो बच्चों पर जो शैक्षणिक बोझ था उसको कम करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। फिर है शिक्षकों और शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का विकेंद्रीकरण करना होगा, ये इसमें कहा गया था। कंपटीशन को कम करना होगा, क्रिया और सहयोग को इनकरेज करना होगा। जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों में, उसको इसमें बोला गया कि कम करना होगा, और क्रिया सहयोग को इनकरेज करना होगा, इसमें ये बात कही गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे कंपटीशन होता है वो निगेटिव वर्ड हो जाता है, और ये इनकरेज है जो पॉजिटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। और इसमें बोला गया कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए, बचपन की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, के लिए कोई भी जो इंटरव्यू और टेस्ट होता है या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो नहीं होगा। इस बाल समिति में बोला गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देने के लिए कोई भी बच्चों से टेस्ट नहीं लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। बच्चों को अलग अलग किताबें खरीदने, उन्हें रोज़ाना घरों तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं जो एक बार बुक्स ले लेंगे और उन्हें स्कूल में जमा करा लिया जाता था, उनको वहीं पे प्रदान किया जाता था, घर ले जाने के लिए उनको ज़रूरत नहीं थी। फिर प्राथमिक कक्षाओं के लिए कोई भी होमवर्क नहीं देगा। तो जो प्राथमिक कक्षाएं थी 1 से 5 तक की, उनके लिए कोई भी होमवर्क नहीं प्रदान किया जाएगा। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में होमवर्क दिया जाएगा जो कि गैर पाठ्यक्रम होगा, मतलब कि सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा, विदाउट सिलेबस होगा, बाहरी जो होती चीज़ें उनसे काम करवाया जाएगा होमवर्क के लिए, और सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा, इसमें याद रखिएगा ये वाला। फिर ये पाठ्य पुस्तकें कैसी होंगी, तो रोटेशन के आधार पर उनको बच्चों को पुस्तकें मिलेंगी, जैसे कि आज हिंदी की मिली तो कल इंग्लिश की मिली, ऐसे मिलेगी। डेली अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है जो बच्चों को प्रदान की जाएगी, जो कि स्कूल में सबमिट होंगी। बच्चों को डेली ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए इसको बनाया गया। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, और NPE में ये वाली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाली है। ये पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी जो कि कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। किसके रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, तो कोठारी आयोग के। और इसमें है जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने की बात कही गई, कि जितने भी बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, उनको सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अपव्यय व अवरोधन को कम करना, इसमें कहा गया कि अपव्यय और अवरोधन जो है स्कूलों में हो रहा है उसको कम करना चाहिए। अपव्यय अवरोधन ऐसा होता था कि जैसे कोई बच्चा है क्लास 2 पढ़ा, फिर क्लास 2 पढ़ा, तो इससे है अवरोधन होता था, और अपव्यय है उस पर जो एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट करती थी उसको अपव्यय कहा गया। तो इसको कम करने की बात कही गई।
फिर है शिक्षकों की स्थिति, परिलब्धियाँ और शिक्षा। तो शिक्षक होते थे, उनकी स्थिति और परिलब्धियाँ और शिक्षा के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पर बल दिया गया। जो अध्यापक इन सर्विस थे, मतलब सर्विस में थे, उनकी शिक्षा पर बल दिया गया, उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, इस पर बात कही गई। भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए। इसमें भी त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया था। त्रिभाषा मतलब मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में। शैक्षिक अवसरों में समानता की बात कही गई कि सभी बच्चों को है, जो स्टूडेंट होते थे, उनको सभी को शैक्षिक अवसरों में समान रूप से अवसर मिलेगा। साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाए कि साक्षरता बढ़ाई जाए, और प्रौढ़ शिक्षा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी थोड़ा शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाए। कम लागत वाली बुक्स का प्रयोग किया जाए कि जो बुक्स हैं जो उनका प्राइस है कम किया जाए, ये बात इसमें कही गई। गेम्स और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए विद्यालयों में। और इसमें एक और बात कही गई कि अंशकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रम है, इसका उपयोग किया जाए। अंशकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रम जैसे है इग्नू हो गया, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम को पूरा करना, इस पर है जो ज़्यादा बल दिया गया। जैसे कि पूर्णकालिक में पाठ्यक्रम को वो अवसर दिया जाता है, उसकी स्थिति होती है, वैसे इनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। फिर था नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाली। तो ये शिक्षा नीति है जो 1986 वाली है। इसे संशोधित है जो 1992 में किया गया। कब किया गया था? 1992 में इसे संशोधित किया गया। इसमें भी जो सामान्य शैक्षिक संरचना थी, पढ़ाई की जो संरचना थी 10+2+3 वाली थी। 10 करिए +2 में विभाजित किया गया, फिर 3 वाला मतलब ग्रेजुएट वाला। और इसमें भी 10 सामान्य मूल तत्वों के साथ पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई। तो जो पाठचर्या की रूपरेखा थी कितने तत्वों के साथ मिलकर बनाई गई थी? तो 10 सामान्य मूल तत्व थे, उनके साथ मिलकर बनाई गई थी। सभी के लिए इसमें भी बोला गया कि समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें भी बोला गया कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे ICT का उपयोग होता है और साइंटिफिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें बात कही गई थी। और जो शिक्षा नीति 1986 वाली है, इसी के दौरान ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है जो स्टार्ट हुई थी 30 सितंबर 1986 को। कब स्टार्ट हुई? 30 सितंबर 1986 को स्टार्ट हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सभी प्राथमिक विद्यालय थे वहाँ पे न्यूनतम शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराना था यहाँ पे। तो अधिगम उपकरण कौन कौन सा होता है? जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब उपलब्ध कराना प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया 1987-88 में। इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, इसे याद रखिएगा। फिर है जो शिक्षा नीति 1986 में, ये वाले पॉइंट भी इसी में ही है। तो सीखने के न्यूनतम स्तर होने चाहिए कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे न्यूनतम स्तर से सिखाना चाहिए, ये बात इसमें कही गई। नवोदय विद्यालय की स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दौरान ही की गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इसी के दौरान की गई। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, इस पर भी बल दिया गया। फिर है पॉइंट कि प्रारंभिक शिक्षा की चिंताएं क्या थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें क्या क्या चिंताएं हुई वो उसमें लिखा है। तो कम नामांकन था। तो प्रारंभिक शिक्षा में कम नामांकन हो रहे थे। तो कम नामांकन होने का कारण था कि बच्चों का घर है जो बहुत दूर था, विद्यालय बहुत दूर दूर थे, तो उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए कम नाम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल से निकलवा दिया जाता था। जैसे कोई बच्चा गरीब है और वो अपना वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा है, उनको काम करना होता था, तो उनके माता पिता उनको वहाँ से निकलवा देते थे। या फिर लड़कियाँ होती थी, लड़कियों की पढ़ाई नहीं करवाना चाहते थे पेरेंट्स, तो उनको स्कूल से निकलवा दिया जाता था। ये भी प्रारंभिक शिक्षा की एक चिंता का कारण था। अप्रशिक्षित शिक्षक थे। जो शिक्षक थे वो प्रशिक्षित नहीं थे और छात्र शिक्षक अनुपात भी सही नहीं था वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में। और यहाँ पे दिया गया है शिक्षण सुविधाओं का अभाव था। जो शिक्षण सुविधाएं होती हैं वो सब वहाँ पे अभाव था प्राथमिक शिक्षा में। ICT के प्रति शिक्षकों की सकारात्मक मानसिकता का निर्माण किया गया। इसमें असमानता, लिंग
असमानता शहरी ग्रामीण, असमानता क्षेत्रीय, असमानता। तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा से जो चिंताओं में आता है कि लिंग से संबंधित असमानता थी, जैसे कोई लड़का लड़की में असमानता करते थे, शहर से हैं ये ग्रामीण हैं, इससे इसमें दिक्कत हो रही थी। क्षेत्रीय असमानताएं, इसमें बहुत सारी असमानताएं देखी गई थी। तो ये सभी थी प्राथमिक शिक्षा में चिंताएं। अब है 8 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की संरचना। तो 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली, तो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली कितनी वर्षीय थी? 8 वर्षीय थी, इसको याद रखिएगा। स्कूल की अवस्था पहले है यहाँ पे, और फिर है ये पूर्व प्राथमिक, और फिर है निम्न प्राथमिक, फिर है उच्च प्राथमिक, फिर है माध्यमिक, फिर वरिष्ठ माध्यमिक। तो इतने भागों में इसको बांटा गया है, पूर्व प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक। ठीक है, तो कक्षाएं हैं इसमें दी गई हैं। कक्षाएं नर्सरी, LKG, UKG पूर्व प्राथमिक में आती थी। तो प्री प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा? नर्सरी आ जाएगा, LKG आ जाएगा, UKG आ जाएगा, और निम्न प्राथमिक में आ जाएगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। उच्च प्राथमिक में आता है 6 से 8 तक की क्लास है, ये क्लास हैं 6 से 8 तक की उच्च प्राथमिक में आती हैं, और 9 से 10 वाली क्लास हैं जो माध्यमिक शिक्षा में आती हैं। वरिष्ठ माध्यमिक में 11 से 12 क्लास तक के आते हैं। और अवधि क्या होती थी, जैसे कि जो पूर्व प्राथमिक है कितने साल तक था, निम्न प्राथमिक कितने साल तक था, उच्च प्राथमिक, इनका ही अवधि लिखा है। तो पूर्व प्राथमिक 3 साल तक की थी, निम्न प्राथमिक है 5 साल की थी, और उच्च प्राथमिक है 3 साल की थी, और माध्यमिक 2 साल की थी, वरिष्ठ माध्यमिक 2 साल की थी। तो इनकी ये अवधि और कक्षाएं याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसमें आयु स्तर क्या था? जो प्री प्राइमरी थे उसमें आयु स्तर था 3 से 6 साल का बच्चा होना चाहिए, और निम्न प्राथमिक था 6 से 11 साल के स्टूडेंट होने चाहिए। उच्च प्राथमिक में 11 से 14 तक का था, और माध्यमिक में था 14 से 16 तक का। माध्यमिक में 14 साल से लेकर 16 साल तक के होने चाहिए, और वरिष्ठ माध्यमिक में हो जाता है 16 से 18। जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो NCF 2005, तो NCF 2005 है, जो NAP थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और यशपाल समिति 1992 के आधार पर ये NCF का गठन किया गया था। किसके आधार पर किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और यशपाल समिति जो कि 1992 की थी, उसके आधार पर इसका गठन किया गया था। NCF 2005 का गठन हुआ इसके आधार पर। फिर इसमें क्या क्या कहा गया? तो करिकुलम फ्रेमवर्क कब आए? ये 2005 वाला है। जैसे ऐसे 1975 में सबसे पहले जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया वो 1975 में था, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, फिर 2000 के बाद में 2005। तो इनकी डेट है, सभी की याद रखिएगा, 1975, 1988 और 2000 के बाद में 2005 वाला। और ये किस लिए बनाए गए थे? ये रचनावादी शिक्षा शास्त्र के लिए बनाए गए थे। और इसमें बोला गया हर्बिटियन पाठ्य योजना और त्रिभाषा सूत्र को लागू करना है। इसमें किसको लागू करने की बात कही गई? त्रिभाषा सूत्र को लागू करना और हर्बिटियन पाठ्य योजना को लागू करने की बात कही गई थी। इसके बाद है प्रिंसिपल्स क्या थे इसके, जो NCF था 2005 वाला, इसके प्रिंसिपल मतलब मार्गदर्शक क्या थे? तो उसमें बताया गया ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, कि ज्ञान जो दिया जा रहा है उनको बाहर की जो चीज़ें होती उससे जोड़कर बच्चों को समझाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीक़ों से हट जाए। रटने के तरीक़ों को उसमें हटाने की बात कही गई, कि बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाएं, ना कि रटकर। तो पाठचर्या को समृद्ध करना है, उसका ये क्या थे? मार्गदर्शन थे NCF 2005 के। यहाँ पे डाल लीजिएगा NCF 2005। तो ये इसके थे मार्गदर्शक। फिर प्राथमिक विद्यालय पाठचर्या के लिए निहितार्थ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक विद्यालय पाठचर्या के लिए निहितार्थ क्या क्या थे? तो इसमें RTI एक्ट को लागू किया गया सभी राज्यों में। तो पाठचर्या इसमें बताया कि पाठचर्या 200 घंटे कुल अवधि बोली गई। पाठचर्या कितने समय तक होनी चाहिए? तो 200 घंटे होने चाहिए, पूरा टोटल टाइम दिया गया 200 घंटे का पूरा करिकुलम होना चाहिए। कुल गृह कार्य, इसमें अब ये वाली हेडिंग अलग है इसकी। कुल गृह कार्य है जो कक्षा सेकेंड तक, जो क्लास सेकेंड तक कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, ना फर्स्ट वालों को या फिर प्री प्राइमरी वालों को, इनको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। फिर क्लास थर्ड से लेके 2 घंटा प्रति सप्ताह होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। तो होमवर्क के लिए कक्षा थर्ड वालों को कितना दिया गया? 2 घंटा प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में 2 घंटे उनको होमवर्क के लिए दिए गए।
और दिन में 1 घंटा, वीक में लगभग 5 से 6 आवर्स हैं जो मिडिल स्कूल होते थे, मिडिल स्कूल के लिए है जो दिन में 1 घंटा होमवर्क के लिए होना चाहिए और वीक में लगभग 5 से 6 घंटे। तो इनका टाइमिंग है जो याद रखिएगा। जो मिडिल एज के मिडिल स्कूल वाले थे उन बच्चों के लिए दिन में 1 घंटा होमवर्क के लिए और वीक में लगभग 5 से 6, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में दिन में 2 घंटे, सप्ताह में लगभग 10 से 12 घंटे। इसका 2 गुना हो जाएगा मिडिल वाले का माध्यमिक वाले में। तो ये सप्ताह में 2 घंटे और लगभग दिन में 2 घंटे, सप्ताह में लगभग 10 से 12 घंटे इसमें होमवर्क के लिए टाइम दिया गया था। तो इसकी ये टाइमिंग है जो एनसीएफ में ही ये सब दिया गया है, इसको याद रखिएगा। कुल गृह कार्य पाठचर्या की टाइमिंग है 200 घंटे। कुल गृह कार्य कक्षा सेकंड तक कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। थर्ड में है जो 2 घंटा प्रति सप्ताह दिया जाएगा होमवर्क के लिए। दिन में 1 घंटा दिया जाएगा मिडिल स्कूल में, वीक में लगभग 5 से 6 घंटा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 2 घंटे दिए जाएंगे पर डे और सप्ताह में लगभग 10 से 12 घंटे। तो ये था यूनिट सेकंड जो कि भारतीय से प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। ये पूरा यूनिट आज फिनिश हो गया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसकी PDF है जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको।